नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 में 10वीं इकाई जिसका नाम है भारत गौरव पढ़ेंगे। कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। जन्म सन 1886 ईस्वी सन और निधन सन 1964 ईस्वी सन। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सरोवर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। तो शुरू करते हैं ये काव्य जिसका नाम है भारत गौरव। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। कवि कहता है कि समग्र भूलोक में ऐसे 14 लोक हैं, उसमें हमारा लोक जो है, हम जहाँ पर रहते हैं उससे पृथ्वी लोक कहा जाता है। तो पृथ्वी यानी कि भू यानी भूमि, भूलोक का गौरव मतलब जो पृथ्वी का गौरव है, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, जहाँ पर प्रकृति पूरी तरह से अपनी लीला जो है वो प्रस्तुत करती है, ऐसा लीला स्थल मतलब ऐसा रंगमंच कहाँ है, कौन से स्थान पर है। तो कवि आगे कहता है, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ पर मनोहर यानी मन को हरने वाला, गिरी यानी पर्वत, हिमालय जहाँ पर मन को आनंदित करने वाला, मन को हरने वाला हिमालय पर्वत जहाँ फैला हुआ है और उसी हिमालय से गंगा जल प्रवाहित होता है, वही भूलोक का गौरव है, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल यही है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। कवि कहता है कि विश्व के जितने भी देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा उत्कर्ष मतलब उन्नति, उत्कर्ष यानी विकास किस देश का हुआ है। अभी वर्तमान समय की बात करें तो ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि आज हम विकासशील जो देश होते हैं उसमें भी पिछड़े हुए हैं। विकास हमारा धीमी गति से चल रहा है। आदिकाल और मध्यकाल में भारत जो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और इसी बात को मद्देनजर रखकर, इसी बात को ध्यान में रखकर कवि कहता है कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। मतलब आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि किस देश का ज़्यादा उत्कर्ष यानी विकास हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी इस प्रश्न का उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में जाकर
कि विश्व के जितने भी देश हैं उसमें ज़्यादा प्रगतिशील, ज़्यादा विकसित देश कौन सा है? उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारत है। मतलब कवि कहता है, उत्तर देता है कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? तो कवि की दृष्टि से इसी भारतवर्ष का, इसी भारत भूमि का जो ऋषि भूमि यानी कि ऋषियों की भूमि जिसे कहा जाता है, उस भारतवर्ष का कवि की दृष्टि से ज़्यादा उत्कर्ष हुआ है, ज़्यादा उन्नति हुई है, ज़्यादा विकास हुआ है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिर मोर है। कवि कहता है कि भारतवर्ष वृद्ध यानी सबसे बड़ा जो है वो भारत है, क्योंकि संस्कृति की शुरुआत जो है वो भारत से ही हुई है, ऐसा कवि का मानना है, कहना है। और इसीलिए अनुभव और ज्ञान में भारत जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे वृद्ध है। और इसीलिए कवि कहता है कि हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का शिरमोर है। मतलब पूरे विश्व का अगर कोई प्रतिष्ठित स्थान है, सिरमोर मतलब जिसे मुकुट की तरह कहा जाए, ऐसा कोई स्थान है तो मात्र भारतवर्ष है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? कवि कहता है कि ऐसा प्राचीन, पुरातन, ऐसा अनुभवी, ऐसा ज्ञानी कोई देश दूसरा जो आपको दिख रहा हो, आपकी दृष्टि में हो, ऐसा कोई देश है प्राचीन, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है। कवि कहता है कि समग्र संसार में जितना वैभव नहीं है, उतना वैभव, सबसे ज़्यादा समृद्धि अगर कहीं है तो इस भारत भूमि में है, इस भवभूति में है। भगवान की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है। जितने भी देवी देवता हैं, उन सभी देवी देवताओं का अगर ज़्यादा से ज़्यादा कहीं जिक्र होता है तो इस भारत भूमि में हो। और इस भारत भूमि संसार के बहुभूति का वैभव माना जाता है। और यही प्रथम भंडार है, पहला भंडार, पहली समृद्धि देवों के नाम पर वो यही है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि यानी ब्रह्मा, सृष्टि की रचना करने वाला जो विधाता है उसे विधि कहा जाता है। तो सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति जो है इसी भारत भूमि से हुई है और यहीं से मनुष्य जाति का जो है विस्तार हुआ है। यहीं से ये जाति जो है, ये जीव जो है वो विकसित हुआ है, पनपा है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है, यहीं से उसका विस्तार हुआ है, यहीं से ये नर सृष्टि जो है, मनुष्य जाति जो है विकसित हुई है। ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। कवि कहता है कि ये भारत भूमि जो है वो इसी बात को लेकर प्रसिद्ध है और इसके निवासी आर्य हैं। हालांकि आर्य भी इसके निवासी नहीं है। भारत में आर्य जो प्रजा जो है वो यूरेशिया से यहाँ पर आई है। इसके मूल निवासी दक्षिण में है, जिसे द्रविड़ प्रजा भी कहा जाता है। आर्यों के दबाव से ये प्रजा जो है वो दक्षिण में स्थायी हो गई और आर्य जो हैं वो अपने आप को मूल निवासी गिनने लगे। तो ये बहुत पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। विद्या हो, कला, कौशल्य हो, जितना भी ज्ञान विज्ञान जो भी है वो यहीं से, इसी भारत भूमि से पनपा है, विकसित हुआ है। और इसीलिए
यहाँ पर उसके आचार्य यानी प्रकांड पंडित जो हैं वो भारत भूमि के ही लोग हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, हम इन्हीं आर्यों के संतान हैं और इन आर्यों के संतान होने के बावजूद हम अधोगति में पड़े हुए हैं। मतलब हमारी जो प्रगति है वो प्रगति, हमारा जो विकास है रुका पड़ा है। हमारी जीवन की जो दिशा है वो बदल गई है और इसीलिए हम आर्यों की संतान, जिसे प्रथम आचार्य माना जाता है, उनकी संतान आज अधोगति की स्थिति में है। पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। कवि कहता है कि आज भी उसकी जो उच्चता है उसके चिन्ह आज भी इसी संस्कृति में पड़े हुए हैं, दिख रहे हैं और इसी चिन्ह को, इसी बात को कवि उजागर करने के लिए भारत गौरव कर रहा है। भारत की गौरव गाथा जो है वो बताता है कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ ये समस्याएं मिलकर सोचे सभी, क्या थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी। इसी कवि की ये रचना है। तो यही बात इन्होंने भारत गौरव में कही है कि चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। मतलब यही आर्य प्रजाति जो दूसरे के भले के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व जो है वो अर्पण कर देते थे। यही तो ये प्रजा है। वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते नहीं। मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपने मोह के लिए, अपने भले के लिए कभी ये मोह की जो मदिरा है, शराब जो है, उसको छूते भी नहीं। मतलब अपने स्वार्थ में वो नशे में धूर्त नहीं हो जाते। संसार के उपकार का हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। मतलब ये तो वो प्रजा है जो संसार के हित के लिए, संसार के भले के लिए जन्म लेती थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में अर्जुन से कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये जो भारत भूमि है, उस भारत भूमि में जो अनिष्ट होता है, उस अनिष्ट को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं खुद का निर्माण करूंगा, स्वयं जन्म धारण करूंगा और इस भूमि को, इस पवित्र भूमि को पाप से रहित करूंगा। तो यही तो ये भूमि है कि जो उपकार के लिए, मतलब दूसरे के हित के लिए जन्म लेते थे और इसी उपकार के लिए जन्म लेने वाला ये भारतीय आर्य प्रजा जो है वो निश्चेष्ट होकर किस तरह से बैठ सकती है। तो यहाँ पर कवि जो लोग अपना हेतु, अपना ध्येय, अपना लक्ष्य भूल चुके हैं, उनको जगाने के लिए, उनको अपना गौरव दिलाकर, गौरव की दुहाई देकर उन्हें फिर से अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा जो है इस काव्य के माध्यम से देना चाहते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर ये इकाई पूरी होती है। आशा करता हूँ कि आपको इकाई समझ में आई होगी। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।